जंग की बात आती है, तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है फिर, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने फतेह, हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्टोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्टोप टैलबट को कि देखिए, हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है। मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन एक रुका, एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए, वो तब की बात है, और उसका असर कहां पड़ा जाके, ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई, बस सारी बात। आगे चलिए, ये रिजाइन कर गए करामत साहब, जनरल करामत। उनके आगे आए जनरल मुशर्रफ। उसी साल दिसंबर 1998 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक दफ्तर बना दिया, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जिसका काम ये था कि देखिए टेस्ट हो गए हैं, अब जो भी कुछ और करना है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स बनानी है, वो अब आप जल्दी जल्दी बनाइए। और फिर उन्होंने दुनिया को भी बताना शुरू कर दिया कि हमने ये किया है। आगे देखिए, जनरल मुशर्रफ 2000 में गए चाइना, और उनको अब बोला कि देखिए, वो दोनों एक साथ हो गए ना, चाइना और पाकिस्तान साथ हो गए, क्योंकि ये लेटर लिख दिया गया इस तरीके का। तो ये बोला कि देखिए, हमारे पास ये ग्वादर पोर्ट है, इसको आप डीप सी पोर्ट बना लीजिए। चाइना ने हाँ कर दी, और जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आइडिया वहां से आया, जो कि ट्रेस बैक करा जा सकता है हमारे न्यूक्लियर टेस्ट से। उसके बाद देखिए क्या हुआ 2004 में, कुछ खतरा बढ़ा पाकिस्तान आर्मी को, हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान आर्मी ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर दी, तो चीन ने मदद करी पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में, और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अब हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, मतलब अब हम हर लेवल पे लड़ाई के, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चीन भी नाराज था कि इस तरीके की बात करी गई, वाजपेयी सरकार ने की है, तो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धीरे धीरे करके हमारी टेरिटरी के ऊपर अंदर आना शुरू कर दिया, इंट्रूजन शुरू कर दी। ये सब शुरू हुआ है 1998 न्यूक्लियर टेस्ट और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के लेटर के बाद। तो जो हमको करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो हमें फायदा होना चाहिए था न्यूक्लियर टेस्ट से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी राष्ट्र सुरक्षा पे, वो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है। एक और मिसाल देता हूं। दूसरी मिसाल है, हम जानते हैं 9/11 हुआ, मतलब 11 सितंबर 2001 को पहली बार जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था अमेरिका, वहां पर टेररिस्ट अटैक हो गया, और सारी दुनिया चौंक गई। प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर कर दिया, कह दिया अब है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, कि अब सारा काम जो है टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ होगा। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वाजपेयी सरकार ने तो कहा था कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, आतंकवाद के खिलाफ। तो हुआ क्या कि 1 अक्टूबर 2001 को, उसी साल, अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली पर। और वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया कि चेतावनी दे दी कि अगर अगला अटैक हुआ, चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, अगर अगला अटैक कोई ऐसा बड़ा हुआ तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। और देख लीजिए, अगला अटैक भी हो गया। 13 दिसंबर 2001 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो गया। तो अब वाजपेयी साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ करना ही था। तो फिर आर्मी चीफ को बुलाया गया, जनरल पद्मनाभन को। जनरल पद्मनाभन को यह कहा गया कि साहब आप फौज को अपनी इकट्ठा करिए, मोबिलाइज करिए, तैयार करिए, और इसको सरहद पे भेज दीजिए। ये नहीं बताया गया कि हम किस लिए भेज रहे हैं, कि आप बस भेज दीजिए। तो पद्मनाभन ने ये सोचा, जनरल पद्मनाभन ने, कि अरे साहब, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है 71 की लड़ाई के बाद, तो लड़ाई के लिए तो होगी बात।
तो उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी, पर लड़ाई तो मुद्दा था ही नहीं। अच्छा, अब जब मोबिलाइजेशन हुई तो वो 10 महीने चली। हुआ क्या कि बीच में मई 2002 में एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया जब मोबिलाइजेशन थी कालूचक जम्मू के अंदर, और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। तब पार्लियामेंट के अंदर जो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ये बयान दिया कि हम अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं, और मुद्दा हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान को जो है मिलिट्री कोवर्जन करनी थी। इसका मतलब ये था कि उसको हमसे डर लगे और उस डर से वो जो अपना आतंकवाद कर रहा है जम्मू कश्मीर में वो बंद करे, तो हमने वो हासिल कर लिया है। साथ में क्या हुआ, जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने मीडिया इंटरैक्शन में ये कह दिया कि देखिए वो नाराज थे, आपने इतनी फौज को इकट्ठा किया, इतना नुकसान हुआ और लड़ाई हुई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, और ये मीडिया को बताया कि देखिए, जब भी सरकार आर्मी को यूज करती है तो आर्मी को बताना चाहिए कि आप किस लिए आर्मी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक पद्मनाभन का सवाल था, उन्होंने मोबिलाइजेशन करी थी जंग के लिए, पर जंग तो करनी नहीं थी वाजपेयी सरकार को। उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको जो डरा दिया है, अब वो प्रॉक्सी वॉर अपनी बंद कर देंगे। और मीडिया जो थी उसने इस बात को उछाला कि हाँ, ये दोनों में अलग-अलग सोच थी। अब मोदी सरकार जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात ये थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कुछ कदम लिए। पहला उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था फौज का, जिसको बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन, तो उसको हाँ कर दी कि हम इसके लिए राजी हैं। तो वो फौज, रिटायर्ड ऑफिसर्स सब बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हो गया। दूसरा ये कहा कि आर्मी जो है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जो इंसान आर्मी से सवाल जवाब करेगा या फौज से सवाल जवाब करेगा, वो देश के लिए गद्दार है, वो एंटी नेशनल हो गया। ये पहले कभी नहीं होता था। तीसरा उन्होंने क्या काम किया कि कुछ अरसे के लिए रक्षा मंत्री बीजेपी के मोदी सरकार में अरुण जेटली थे। उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू-शुरू में ये बयान दे दिया कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है फौज, वो बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि जो फेंस लगी है इसको मजबूत किया जाए। उस समय के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा, उन्होंने बयान दिया ये बहुत अच्छी बात है, अब हम यहाँ स्मार्ट फेंस लगाएंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे। तो वो भी उसमें भी खुश हो गए, काम में भी फौज खुश, पैसे भी एक्स्ट्रा मिल गए, इज्जत भी मिल गई, तो फौज खुश हो गई। नतीजा क्या हुआ, हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया, पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप हैं उस पे हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 2002 में हुआ होता, तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार-बार करते रहेंगे, तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में। 3070 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये बताया गया कि साहब अब हम नए नक्शे बनेंगे, यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जो अक्षाई चिन्ह है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया है, ये बताया गया। चीन ने फौरन कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, अक्षय चिन्ह हमारे पास है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ये चाइना गए उनको बताने के लिए कि देखिए हमने नक्शे बना लिए हैं, पर ग्राउंड पे कोई चीज नहीं बदली है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम आपकी ये नक्शे एक्सेप्ट नहीं करते, आप जो है ये नहीं कर सकते हैं। पर हमने कुछ नहीं किया, हमारी मोदी सरकार ने तो नक्शे बदले नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि नक्शे नहीं बदले गए, अक्षय चिन्ह दिखाया गया था लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में चाइनीज फिर आकर ईस्ट लद्दाख में, आज बहुत सारी जमीन है, रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, कोई बात नहीं करता है, वहां पर आके बैठ गई है और वो परमानेंट है, वो कहीं नहीं जा रही है वहां से। अच्छा, अब
जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन वहाँ पर क्यों आई है। अरे भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसको समझ में आएगा? आप तो उनसे बात कर आए थे। तो कहने का मतलब ये जुमलेबाज़ी है और क्या है? अच्छा, आगे चलिए क्या हुआ? फिर हम जानते हैं कि 15 जून 2020 को जब दोनों फ़ौजें आस-पास होती हैं, तो झड़प हो गई। तो वहाँ पे गलवान किलिंग्स हो गई, वहाँ मारे गए। पर देखिए, दोनों साइड ने जो हथियार थे उसका इस्तेमाल नहीं किया, फायरिंग नहीं हुई दोनों तरफ से। इसका मतलब चीन भी लड़ाई नहीं चाहता था। पर यहाँ पे जंग की इतनी घबराहट हुई कि 4 दिन के अंदर-अंदर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई आया ही नहीं है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ी-सी अलग जाके एक और बात बताना चाहता हूँ इसी के ऊपर। देहरादून में मेरे को बुलाया गया था एक लेक्चर देने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड सीनियर अफ़सर थे। तो वहाँ पे मैं बता रहा था कि चीन का पीएलए क्या है, उसके बारे में बातचीत कर रहा था, तो इसका ज़िक्र किया। मैंने कहा देखिए, जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, वो नहीं देना चाहिए था। बिकॉज़ इससे फ़ायदा जो है वो चाइना का हो गया, पीएलए का हो गया। अब वो कभी नहीं जाएँगे ज़मीन छोड़कर। अरे साहब, वहाँ लोग नाराज़ हो गए, नारेबाज़ी हो गई। मैं वहाँ लेक्चर नहीं दिया मैंने फिर। मैंने वो सब छोड़-छाड़ के मैं वापस आया, अपनी गाड़ी में बैठा और मैं दिल्ली आ गया।